तारीख में ना कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, हमेशा के लिए। और आज हम एक ऐसी ही सदी की बात करने वाले हैं, 1492 से 1592 तक के वो 100 साल, जब यूरोप ने अमेरिका की सरजमीन पर पहला कदम रखा, और इसके साथ ही एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं एक बहुत बेरहम दौर का आगाज हुआ। कभी सोचा है क्या होता है जब दुनिया की सबसे अहम हाईवे अचानक बंद हो जाए? आज के दौर में तो ये एक बहुत बड़ा बहरान होगा, बिल्कुल। लेकिन सोचिए 500 साल पहले यूरोप के लिए ये एक किस्म की तबाही थी। एक ऐसी तबाही जिसने उन्हें मजबूर कर दिया समंदरों के पार एक बिल्कुल अनजान दुनिया की तरफ जाने के लिए। और इसी मजबूरी से जन्म हुआ दरियाफ्तों के एक नए दौर का। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी शुरू होती है दौलत की एक दौड़ से। यूरोप का जो माशी बहरान था ना, वही असल में वो चिंगारी थी जिसने इस दरियाफ्त के जुनून को हवा दी। देखिए, सदियों से यूरोप की मईशत का सारा दारोमदार एक ही चीज पर था, शाहराहे रेशम। मशरिक से आने वाले मसाले, रेशम, सारी कीमती चीजें, सब कुछ इसी रास्ते से आता था। ये उनकी लाइफलाइन थी। लेकिन फिर 1453 में सुल्तान उस्मानिया ने कुस्तंतिनिया फतह कर लिया, और उसके साथ ही उन्होंने यूरोप की इस लाइफलाइन को काट दिया। एकदम से यूरोप की तिजारत का गला घूंट दिया गया। तो इस बहरान के बिल्कुल बीच में एक महल्ला जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, एक अजीब सा, बल्कि उस वक्त के हिसाब से एक पागलपन वाला ख्याल लेकर आया। उसने कहा, मशरिक यानी ईस्ट जाना है ना, तो चलो मगरिब यानी वेस्ट की तरफ सफर करते हैं। पुर्तगाल ने तो इसको सुनकर मुस्तरद कर दिया, कहा यह पागलपन है। लेकिन 1492 में एक नया मुत्तहिद स्पेन जो जोश से भरा हुआ था, इस तारीखी जुए के लिए तैयार हो गया। और फिर जैसे ही ये नई ज़मीनें मिलना शुरू हुईं, फौरन ही दुनिया की तकसीम का एक नया खेल शुरू हो गया। उस वक्त की दो सबसे बड़ी बहरी ताकतें स्पेन और पुर्तगाल अब आमने सामने थीं, और दौड़ लगी थी पूरी दुनिया पर कब्जे की। इसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। जरा सोचिए, सिर्फ 8 सालों के अंदर कोलंबस ने एक नई दुनिया ढूंढ ली। पहली यूरोपीय बस्ती सैंटो डोमिंगो बन गई। फिर पोप ने एक लकीर खींची और पूरी दुनिया को इन 2 मुल्कों में बांट दिया। और फिर पुर्तगाल ने ब्राजील पर अपना दावा कर दिया। मतलब 10 साल से भी कम अरसे में दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन इन मुहिमजुओं की जहनियत क्या थी, इनकी सोच क्या थी? इसका अंदाज़ा कोलंबस की अपनी 1492 की डायरी के एक जुमले से होता है। उसने वहाँ के मुकामी लोगों के बारे में लिखा, ये लोग बहुत अच्छे गुलाम बन सकते हैं और इन्हें बहुत आसानी से ईसाई बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये आने वाली सदियों की तबाही का एक ऐलान था। और फिर आया साल 1494 और तारीख का एक अजीब व गरीब फैसला। स्पेन और पुर्तगाल आपस में लड़ न पड़ें, इसलिए पोप ने क्या किया? उन्होंने नक्शे पर सीधी एक लकीर खींच दी और पूरी गैर यूरोपीय दुनिया को इन 2 मुल्कों के बीच बांट दिया। फैसला ये हुआ कि इस लकीर के मगरिब में जो कुछ भी है वो सब स्पेन का, और मशरक में जो है वो पुर्तगाल का। मतलब पूरी दुनिया को इस तरह जैसे कोई केक हो 2 हिस्सों में काट दिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस तकसीम के बाद कहानी अपने सबसे ड्रामाई और शायद सबसे सफाकाना बाब में दाखिल होती है। ये वक्त है फतह का, जब स्पेन ने एज़टेक और इनका जैसी अजीम शान सल्तनतों को रौंद डाला। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, कैसे? आखिर कैसे चंद 100 यूरोपीय सिपाहियों ने लाखों लोगों पर मुश्तमिल इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों को हरा दिया? इसका जवाब सिर्फ हथियारों में नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा और हैरान कर देने वाला है। स्पेन के पास असल में 3 ऐसी चीजें थी जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुईं। नंबर 1, उनके हथियार, स्टील के तलवारें और बंदूकें जो वहां के लोगों ने पहले नहीं देखी थीं। नंबर 2, उनकी फौजी हिकमत अमली, घोड़ों का इस्तेमाल और एक मुनज़्ज़म फौज। लेकिन इन सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार एक खामोश कातिल था। वो यूरोपीय बीमारियां थीं जिनके खिलाफ वहां की मुकामी आबादी के जिस्म में कोई मुदाफियत, कोई दिफा था ही नहीं। इस तबाही का पैमाना समझना है ना, तो बस एक अदद सुनिए, 2,40,000। ये एज़टेक फौजियों की वो तादाद है जो 1521 में सिर्फ एक शहर, अपने दारुल हुकूमत टेनोच्टिटलान को बचाते हुए मारे गए। एक शहर में इतनी लाशें। लेकिन असल कातिल तलवारें नहीं थीं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 50% से भी ज्यादा एज़टेक जंगजू जंग में नहीं, बल्कि चीचक जैसी बीमारियों से मरे। वो खामोश कातिल जिसका हमने जिक्र किया था, वो किसी भी तलवार से ज्यादा मोहलिक साबित हुआ।
तो बस हर्नान कोर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो जैसे कमांडरों की क़ियादत में स्पेन ने सदियों पुरानी एज़टेक और इनका सल्तनतों को घुटनों पर ला दिया और उनकी बेपनाह दौलत और उनकी सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि स्पेन और पुर्तगाल इस खेल में अकेले थे। खेल अभी शुरू हुआ था। जल्द ही नए चैलेंजर्स भी मैदान में आ गए। कौन? फ्रांस और इंग्लैंड। उन्हें भी इस नई दुनिया में अपना हिस्सा चाहिए था। फ्रांस और इंग्लैंड के लिए पोप का वो मुआहिदा, वो लकीर बिल्कुल बेमानी थी, एक कागज़ का टुकड़ा। उन्होंने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। क्यों? एक तो वो पोप के इख्तियार को इतना मानते नहीं थे, और दूसरा वो अपने सबसे बड़े दुश्मन स्पेन को पूरी की पूरी नई दुनिया प्लेट में रखकर नहीं दे सकते थे। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए 100 साल आगे चलते हैं। 1592 तक नई दुनिया की तस्वीर क्या थी? देखें, स्पेन तो एक सुपर पावर बन चुका था। फ्लोरिडा से लेकर जनूबी अमेरिका तक सब उनके कंट्रोल में। पुर्तगाल ब्राजील में शक्कर से जबरदस्त पैसा बना रहा था, और फ्रांस और इंग्लैंड वो अभी जिद्दोजहद कर रहे थे। उनकी शुरू की कॉलोनियां या तो नाकाम हो गईं या रेवेनॉक की गुमशुदा कॉलोनी की तरह पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। ये जो पहले 100 साल थे ना, इन्होंने अमेरिका का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए अब देखते हैं इस दौर के नताइज, उसके असरात, जो अक्सर बहुत ही तबाहकुन थे। यहां पर दोनों बड़ी ताकतों के तरीके बिल्कुल अलग थे। स्पेन का मॉडल बहुत आसान था। फतह करो, माल लूटो और मकामी लोगों को गुलाम बना लो। सादा। इसके मुकाबले में पुर्तगाल ने शुरू में तिजारत से काम चलाया, लेकिन फिर उन्होंने शुक्र की मुनाफा बख्श खेतीबाड़ी का रुख कर लिया। लेकिन इस सब की इंसानी कीमत वो सोची भी नहीं जा सकती। वहां की मकामी आबादियां बीमारी और तशद्दुद से तकरीबन खत्म हो गईं। जो लोग बचे उनको कानों और खेतों में गुलाम बना दिया गया, और जब गुलामी करने के लिए ये लोग भी कम पड़ गए तो इस कमी को पूरा करने के लिए मगरबी अफ्रीका से गुलामों को लाने का एक नया और ज्यादा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। और जो लोग जिंदा बच गए उनके पास ईसाईयत कबूल करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। हैरानी की बात है, इस जुल्म के खिलाफ कुछ आवाजें यूरोप के अंदर से भी उठीं। खुद पोप पॉल सुअम ने ऐलान किया कि वहां के मकामी लोग जानवर नहीं हैं जिन्हें मारा या गुलाम बनाया जा सके, बल्कि वो रूह के साथ इंसान हैं। कागज पर तो ये बहुत बड़ी बात थी, एक अहम ऐलान था, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर इस खूबसूरत बात का कोई खास असर नहीं हुआ। तो 100 साल के इख्तिताम पर अमेरिका की पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। स्पेन सबसे बड़ी ताकत था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड ने अभी बस खेल शुरू किया था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक पूरे बरे आज़म के लिए जंग तो अभी शुरू होनी थी।